वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारी ये सीरीज जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके एक आर्टिकल को हम पढ़ रहे हैं कि किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। उसी में हम पहुंचे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इसके बेसिक चीज़ें हमने कुछ जानने की कोशिश की कि ये हमारे पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। उसके अंदर आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। और इसी में आज जो हम बात करेंगे, हम 3 आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 39 को, आर्टिकल 39A को और आर्टिकल 40 को। ये 3 आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 39 को। आर्टिकल 39 में बहुत सारी बातें लिखी हैं। क्या क्या लिखा है एक एक करके शुरू करते हैं कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मैंने पहले ही बोला था ये हमारे किसी ना किसी तरह के राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। लेकिन ये हमें कब मिलेंगे? जब सरकार के पास पैसे होंगे। तो हमें एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कब मिलेंगे? जैसे कई कंट्रीज में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल बेसिक पे का सिस्टम चलता है कि यूनिवर्सल बेसिक में मिनिमम पे उनको मिलेगी चाहे वो काम करे ना करे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है हालांकि, लेकिन यहाँ बोला जरूर गया है कि जब भी सरकार के पास पैसे होंगे तो इस तरह का कुछ सिस्टम हमें दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमें देने की बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जब भी पैसे हों तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सबको देने हैं। इसीलिए कई जगह पे आपने देखा होगा कि मिनिमम वेजेस सिस्टम, बहुत सारी चीजें जो चलती रहती हैं वो कहीं ना कहीं इससे भी किसी तरीके से कनेक्टेड है। जैसे अगला देखें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। कि ध्यान रखना यहां पे मैंने इक्वल नहीं बोला है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं पूरी कंट्री के, वो जो हैं सभी लोगों में जरूरत के हिसाब से बांटने हैं। इक्वल नहीं बांटने हैं, जरूरत के हिसाब से। जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा मिले, जिसको कम जरूरत है उसको कम मिले। तो उस हिसाब से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है कॉमन रिसोर्सेज का, ताकि जिससे कॉमन गुड हो, यानी कि सभी का बराबर फायदा हो। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कहीं पे भी हमें एक जगह पे संपत्ति को इकट्ठे नहीं होने देना है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठे नहीं होने देना है, एक जगह पे पैसे को इकट्ठे नहीं होने देना है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही अमीर पे अमीर होता जा रहा है। फिर आपके दिमाग में एग्जाम जरूर आएगा कि कैसे फिर ये अंबानी, अडानी, टाटा, इनके पास इतना पैसा है, ये कैसे अमीर हो गए जब ये लिखा हुआ है। तो इसमें ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि उनका पैसा छीन के हमें दे देंगे। हमारी जो सोसाइटी काम करती है वो किस पे काम करती है कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, कि उतनी ही अपॉर्चुनिटी जितने उनके पास है पैसा कमाने की, उतनी ही सबके पास है, वो सबको मिलेगी। इसके साथ साथ इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो किया गया होगा, इसके लिए भी कुछ तो किया ही गया होगा ताकि एक जगह पे संपत्ति इकट्ठी ना रहे। तो इसके लिए अगर आपने देखा होगा, हमारा टैक्स रेट सिस्टम कुछ इस तरह का है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, ताकि उनसे पैसे लेके हम बाकी जहां पे जरूरत है वहां बांट सकें। तो इससे क्या हो रहा है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। और वो पैसे बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज हो जाएगा। तो ये दोनों कहीं ना कहीं टैक्स रेट सिस्टम से हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमने ये तो अप्लाई किया हुआ है। देन उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की भी बात की गई है। यहां पर बोला गया है कि चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, अगर काम है एक है तो सबको बराबर पे मिलनी चाहिए। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें, गवर्नमेंट में कहीं पे इस तरह का कुछ किया नहीं जाता है, सभी को इक्वल पे के लिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे दी जाती है गवर्नमेंट उसमें, सोसाइटीज में, अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें। उसके बाद एक और बात अगर हम देखें, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आज के टाइम हमारे जितने लेबर लॉज हैं उसका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड हमें यहां से दिखाई देता है कि उनको, उनके अगेंस्ट, उनके फोर्सिबल अब्यूज। ऐसा नहीं कि कोई बीमार है लेकिन फिर भी जबरदस्ती काम कराना है, किसी की स्ट्रेंथ है तो उससे ज्यादा उससे काम नहीं करा सकते। अगर 8 घंटे की काम कोई कर सकता है तो 8 घंटे ही कराना, ज्यादा नहीं करा सकते। तो कहीं ना कहीं जितने हमारे लेबर लॉज हैं उनका बैकग्राउंड हमें यहां से दिखाई देता है, लेबर लॉज का, ताकि उनके ऊपर ज्यादा फोर्सिबल अब्यूज
ना हो, ठीक है। तो उनकी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का भी ख्याल रखना है। तो ये सारी चीजें हम आर्टिकल 39 में है। इसके अलावा एक चीज और इसमें ऐड की गई, उसमें बोली गई कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन्हें हम उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं, बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं। ये भी हमने इसमें बाद में ऐड किया है, ये ओरिजिनली नहीं था। हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इस बात को ऐड किया कि जितने भी बच्चे उनको हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आर्टिकल 39 में बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसके बाद आर्टिकल 39A की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 39A की तरफ देखें तो मैंने पहले बताया था, जहां कैपिटल ए आपको दिखाई दे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं बाद में ऐड हुआ है, ओरिजिनली नहीं था। तो ये बाद में ऐड हुई बात है। कब ऐड हुआ है? तो आर्टिकल 39A हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि 42वां संविधान जो हमने संशोधन किया, कब किया? 1976 में, उसमें हमने इसको ऐड किया था। और इसके अंदर लिखा क्या कि हम प्रमोट करेंगे इक्वल जस्टिस को। लेकिन इक्वल जस्टिस मिलेगा कैसे? कि गरीब को भी उतना ही इक्वल जस्टिस मिले जितना अमीर को मिलता है। कैसे मिल पाएगा? गरीबों को फ्री लीगल एड देके। तो प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, इसमें बात की गई। और जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया और ये हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला, इसी के बाद 1976 में डाला और 1987 में इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक्ट भी ले आए कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट भी करना है। क्योंकि ये स्टेट को इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसा नहीं कि लिख दिए, जब भी तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम्हें ये लोगों को देना है। तो इसको भी बोला कि ये लोगों को ये सुविधा दो। कैसे देंगे? तो इन्होंने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लेके आए 1987 में, और इसके द्वारा हर एक जगह पे आप देखेंगे, सेंट्रल लेवल पे तो आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिखेगी, जिसे हम नालसा बोलते हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिखेगी, जिसे हम सालसा बोलते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमें दिखाई देती है। ये क्या करती हैं? जिसको भी, जो भी गरीब है, जो वकील का खर्चा नहीं ले सकता, वो यहां जाके इनसे अपील कर सकता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें वकील दिया जाए। तो ये लोग उनको फ्री वकील देने का काम करते हैं। तो फ्री लीगल एड देने की बात की गई थी और वो हमें मिला भी इस एक्ट के द्वारा। तो डीपीएसपी ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम की है, इनसे हमें बहुत सारे राइट्स भी मिलते हैं। जैसे फ्री लीगल एड का राइट मिला और वो पूरा भी हुआ। ध्यान रखना, यहां पे जो फ्री लीगल एड दी जा रही है वो सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस के लिए है। सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस दोनों तरह के। फंडामेंटल राइट में हमने एक बार बात की थी कि वहां पर भी कहीं ना कहीं हमें एक जगह पे अधिकार है कि हमें हमारी सुनवाई जो है अच्छे ढंग से हो, वकील के द्वारा हो। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो जज हमें बोलता है कि तुम्हारे लिए वकील हम देंगे। वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए था, जो फंडामेंटल राइट में था। लेकिन यहां पर ये वाली जो बात है, ये हर तरह के केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा और फ्री लीगल सर्विसेज पुअर्स को दी जाएगी। अब एक आखिरी आर्टिकल और हम देख लेते हैं आज का, आर्टिकल 40। आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39A दोनों कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल थे, समाजवादी सिद्धांत थे। ये कहीं ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, गांधी की फिलॉसफी को फॉलो करता है। गांधी जी चाहते थे कि जो पावर हो ना, वो ऊपर ना कंसंट्रेट होके पावर जो है नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, नीचे के लोगों के पास भी पावर होनी चाहिए, तभी एक्चुअल डेमोक्रेसी आएगी। तो उन्होंने बोला था कि हमें विलेज पंचायत को इतना पावरफुल बनाना है कि वो एक एक्चुअल गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। जैसे आज एक स्टेट गवर्नमेंट एक अलग से काम करती है, ऐसे ही पंचायत भी एक गवर्नमेंट की तरह काम कर सके, इतनी पावर उन्हें देनी है। और वही चीज हमने आर्टिकल 40 में लिख दी। इसमें बोला ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ध्यान रखना, ये नहीं लिखा कि फॉर्म विलेज पंचायत, की विलेज पंचायत बनाओ। ध्यान रखना, दोनों वर्ड्स में अंतर है। जब बनाने की बात की जाए, फॉर्म की बात की जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई और आके विलेज पंचायत बना रहा है, तो इसका मतलब उसकी पावर उसके हाथ में है जिसने बनाई है। जब मैं ऑर्गेनाइज लिख रहा हूं तो ऑर्गेनाइज का क्या मतलब हो जाता है कि वहीं के लोग आपस में मिलकर पंचायत बनाएंगे, तो उनकी पावर उन्हीं के पास रहेगी, उनसे उनकी पावर छीनी नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं इन विलेज पंचायत की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें यहां से पता लगती है। और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत तो है ही, इसी में नेक्स्ट लाइन इन्होंने बोली कि सिर्फ ऐसा नहीं कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवानी है, उसके साथ साथ उन्हें नेसेसरी पावर और अथॉरिटी भी देनी है, ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर सके, एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर सके। जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट एक अलग से फंक्शन अपना अलग करती है, सेल्फ गवर्नमेंट, कि उसे किसी और की मदद ना भी मिले तो फंक्शन कर सकती है। तो इस तरह का एक विलेज पंचायत हमें बनानी है। तो हमने आज ये 3 आर्टिकल्स देखे, 39, 39A और 40। अब
नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। हमारी ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।